अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के आमने सामने प्रोग्राम में आपका दोबारा इस्तकबाल है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी लीडर से कराएंगे जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से के बुनियादी वर्करों में, बुनियादी कारकुनों में, बुनियादी कायदीन में जिनका शुमार किया जाता है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आने के बाद उन्हें हैदराबाद ज़राई मार्केट कमेटी का चेयरपर्सन भी मुकर्रर किया गया था। मेरी मुराद मोहतरमा शाहीन अफरोज़ से है। तो सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। पार्टी के सीनियर लीडर होने के बावजूद हैदराबाद ज़राई कमेटी मार्केट की चेयरपर्सन बनने में आपको देर क्यों लगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाज़रीन, आज मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं आज एक ख़ातून होने के नाते सियासत टीवी पर जो मुझे बुलाया गया और मैं ये मौका मुझे दिया गया, मैं जाहिद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं सियासत ऑफिस से कई प्रोग्राम्स हम लोग जाहिद साहब के साथ कर चुके हैं, जैसे माइनॉरिटी फोरम में दूबदू प्रोग्राम्स हम किए हैं और समर कैंप्स भी हम यहाँ से किए हैं। और यहाँ पर मैं समझती हूँ कि कई ख़वातीन, हज़ारों ख़वातीन यहाँ से फ़ायदा उठा चुके हैं। कई इसमें मैं भी यहाँ पर एज एक माइनॉरिटी डेवलपमेंट मेंबर थी और हूँ। और आज मैं टीआरएस पार्टी में 2001 से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब चंद्रशेखर राव साहब के साथ शुरू से फाउंडर एज ए फाउंडर मेंबर में रही, क्योंकि मैं भी उसमें भी मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि टीआरएस पार्टी में भी एक मुस्लिम खातून नंबर 1 खातून मैं ही हूँ और मुझे हर जगह पर मुझे मौका भी फराहम किया गया। जब टीआरएस पार्टी की एक हमारी मेन बॉडी कमेटी पड़ी, उसमें सबसे पहले मुझे माइनॉरिटी में मुस्लिम खातून में मुझे मौका दिया गया और मुझे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया, मेन बॉडी में दिया गया। ऐसे होता है पार्टी में, महिला विंग में ऐसे मौके ऐसे दिए जाते हैं, लेकिन मैं केसीआर साहब ने मुझे ये मौका दिया गया। और पार्टी में हम लोग इतना दिल लगा के काम किए केसीआर साहब के साथ। ख़वातीन जो मेरे साथ, सिर्फ 5 ख़वातीन हम लोग टीआरएस पार्टी में शुरू में थे। 2001 की बात मैं कर रही हूँ। तो हम लोग साहब के साथ जहाँ भी प्रोग्राम होता, जब 10 डिस्ट्रिक्ट्स थे तेलंगाना में, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हम साहब के साथ काम करते थे। ऐसा नहीं कि रात दिन जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते थे, जहाँ जहाँ पर केसीआर साहब जाते थे, हम साहब के साथ जाते थे। कई मरतबा तो ऐसा हम लोगों को महसूस हुआ कि मेरा ताल्लुक़ ओल्ड सिटी से है। ओल्ड सिटी में ख़वातीन बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल होता था। उसके बावजूद बाहर निकलने के बाद कई लोग हम पे तंज़िया अल्फाज इस्तेमाल करते थे। फिर वो टीआरएस पार्टी का भी एक लेबल था, वो लेबल के लिए अरे तेलंगाना अलग होता है, ये लोग पागल हो गए, ये लोग दीवाने हो गए कि तेलंगाना अलग होता बोलते, कब अलग होना, ऐसे तंज़िया अल्फाज हम पे इस्तेमाल होते थे। लेकिन फिर भी जो हमारे केसीआर साहब हमको बताते थे कि ऐसे प्रोग्राम करने से हमको तेलंगाना हासिल होगा, उसके लिए जद्दोजहद साहब के साथ जद्दोजहद की गई। और देखिए तेलंगाना अलग हो गया और तेलंगाना अलग होते हुए भी तेलंगाना गवर्नमेंट आ गई। ये सबसे बहुत बड़ी खुशी की बात है। मतलब आप लोगों ने जो जिद्दोजहद की थी वो 14 साल की, वो समरावर साबित हुई। जी हाँ, वो साबित हुई कि कोई नहीं समझते थे कि तेलंगाना अलग होगा, लेकिन तेलंगाना भी अलग हो गया और गवर्नमेंट भी बनी। और तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद मैं ये महसूस करती हूँ कि चंद्रशेखर राव साहब एक काबिल तारीफ़ चीफ मिनिस्टर है और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और साथ में महमूद अली साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारे होम मिनिस्टर साहब का। क्योंकि आप देखिए ये हैदराबाद एग्रीकल्चर मार्केट जो है, वो मार्केट में कोई भी गवर्नमेंट आज तक, चाहे तेलुगु देशम गवर्नमेंट रहने दीजिए या कांग्रेस गवर्नमेंट रहने दीजिए, किसी ने भी ख़वातीन को वहाँ पर चेयरपर्सन बनने का मौका नहीं दिया। आपको देर, मतलब ताख़ीर क्यों हुई? 2 साल का वक्फा गुजरने के बाद आपको वो ओहदा मिला। अब ताख़ीर अभी उसमें मैं यही बता रही हूँ कि उसमें रिजर्वेशन भी करना पड़ा। अच्छा, हमारे सीएम साहब जो है वो मार्केट, हैदराबाद एग्रीकल्चर मार्केट एक ऐसी मार्केट है तेलंगाना में, वो नंबर 1 मार्केट है। नंबर 1 मार्केट में लेडीज़ रिजर्वेशन करे हैं साहब उसको। अच्छा। लेडीज़ रिजर्वेशन करने के बाद में उसमें भी साथ एक ख़वातीन में भी एक माइनॉरिटी खातून को वहाँ का चेयरपर्सन बनाया गया। तो इसीलिए
थोड़ा उसी में ताख़ीर हुई, लेकिन बहुत अच्छा रहा कि साहब मेरे को चेयरपर्सन का मौका दिए। मैं पहले शुरू ये महसूस करती थी कि अरे यहाँ पर तो अभी तक कोई चेयरपर्सन खातून करी नहीं, मैं कैसे कर सकूँगी, ऐसा महसूस मैं शुरू करी थी। लेकिन बाद में जब चेयरपर्सन मैं बन गई, जब मेरे को काम करने का मौका मिला यह किसानों के साथ, क्योंकि जो हमारे पास जो आते जो ज़राई एग्रीकल्चर मार्केट है, ज़राअत होती है, वो सवाल तो आगे आने वाला है। तो मेरा ये कहता है कि मार्केट कमेटी जो है, हैदराबाद मार्केट कमेटी, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? जिम्मेदारियां ये हैं कि हमारे किसानों को जो है वो लोगों को रेट अच्छे से अच्छा रेट दिलाना चाहिए, बेहतर कीमत की बेहतर कीमत उनको मिलना, किसानों को बेहतर कीमत उनको दिलाना चाहिए। और उनके लिए जो वहाँ से वो लोग माल लेकर आते हैं, जो सही वेट नहीं होता, उसमें भी प्रॉब्लम होते हैं। और ट्रेडर जो है वो लोगों को टाइम पे रेट नहीं देते, ऐसा रहता है। और लोगों को वकेशन दूर दूर से आते हैं, तो उनको रहने के लिए भी एक नाइट शेल्टर वो लोगों को चाहिए। पहले नहीं था शायद वो नहीं था पहले। ये जो तेलंगाना अलहदा होने के बाद में नाइट शेल्टर के लिए और लोगों को खाने के लिए कैंटीन भी वो लोगों को ज़रूरी रहता, किसानों के लिए कैंटीन। और वे ब्रिज का भी हम लोगों ने आने के बाद में वो भी एक प्रोजेक्ट वे ब्रिज भी हम लोगों ने स्टार्ट लिया है। तो ऐसे किसानों को जो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस चीज़ को, उनके तकलीफ़ों को दूर करके वो लोग किसान हमारे पास जब भी आता है तो एक तकलीफ़ से हमारे पास मार्केट कमेटी में आता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास किसान जो भी आए वो किसान हमारे पास से हंसता हुआ जाए। कीमतों का जो तयन है, रेट जो फिक्स करना है, वो भी कमेटी की जिम्मेदारी है? वो कमेटी की जिम्मेदारी है। ऐसा होता है कि उसके लिए एक सिस्टम होता है, एक हराज जैसा वो करते हैं, तो उसको ट्रेडर्स को बता के कि इसका रेट सही रेट आना। क्योंकि बीच में कमीशन एजेंट रहते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो लोगों से बातचीत करना और एक सही रेट मुकर्रर करना। आपको बहुत मुश्किल आई होगी ये सब तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए, उनसे उसको हल करने के लिए? पहले तो थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद में आसानी से हमारा काम चलता है। आमतौर पर क्या होता है कि ट्रेडर्स जो रहते हैं मार्केट में, उनकी इजारादारी बहुत रहती है, तो वो कमेटी वगैरह को सुनते नहीं, वो अपने जो मन्ना मानी आए वो करते, तो उसमें जो किसानों का जो है वो नुकसान होता है। जी हाँ, उसके लिए हम लोग को ट्रेडर्स को बुलाते हैं, कमीशन एजेंट्स को बुलाते हैं, मीटिंग्स लगाते हैं और किसानों के साथ भी मीटिंग लगाते हैं। उनके जो मुश्किलात हैं ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स के सामने बिठाकर उनके दूर करने के लिए उनसे बातचीत की जाती है और उसको वो मसले को हल कर लेते हैं। ये मार्केट कमेटी का कुछ अलग बजट होता है? मार्केट कमेटी का जी हाँ बजट होता है। इस बजट में मार्केट से ही रेवेन्यू आता है। अच्छा। जो आता है, अजनास जो आते हैं उसका रेवेन्यू आता है, 1% रेवेन्यू रहता है। वो हमारे जो मार्केट का बजट है सालाना 9 करोड़ बजट होता है। जब हैदराबाद एग्रीकल्चर मार्केट में पहले जो मार्केट था, जो वो मार्केट में ये फूलों का मार्केट है, वो मार्केट भी इसी में शामिल था। अच्छा, ये जो मौजम जाही मार्केट नहीं, और एक गुड्डी मलकापुर मार्केट जो था वो हैदराबाद एग्रीकल्चर मार्केट में था। अच्छा। लेकिन जब उसका टर्नओवर 11 करोड़ था। अच्छा। लेकिन वो मार्केट को अब अलहदा कर दिया गया है, अलहदा कर दिया गया उसका। अब हमारा टर्नओवर हमारे मार्केट का वो अलग होने के बावजूद भी, मैं चेयरपर्सन बनने के बाद हमारा 11 करोड़ टर्नओवर है। जी, तो वो निकालने के बाद भी जो टर्नओवर है उसमें कमी नहीं है? जी, कमी नहीं है, और ज़्यादा इजाफा ही हुआ है, लेकिन कमी नहीं है। और एक हमारे मार्केट की ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास नाम, ये जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने भारत देश स्टेट में कहीं पर भी कोई मुकाम पर भी ये नाम ये शुरू नहीं किया गया। स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है वो नहीं शुरू की गई। लेकिन हमारे मलकपेटगंज एग्रीकल्चर, हैदराबाद एग्रीकल्चर मार्केट में नाम इम्प्लीमेंट हुआ और हमारे पास नाम चल रहा है। सब ऑनलाइन हो रहा, ऑनलाइन होने से इसमें हमारे किसानों को भी फायदा हो रहा है। मतलब वो जो धांधली का जो डर था, नुकसान जो था वो खत्म हो गया, वो जो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होने की वजह से। अच्छा, तो ये किसानों को राहत पहुंचाने के लिए हुकूमत और कमेटी क्या इक़दाम उठाई पिछले 2 साल में, आपके टाइम में? किसान हमारे पास के उन लोगों को अच्छे से अच्छा रेट मिला। जी।
और अच्छा खुश रहे। नहीं, ये कि भाई उनके पास जो मतलब वज़न करने का जो तरीका है, वो जो असली सहूलतें हैं वो भी फराहम की गई। जी हाँ, अभी वे ब्रिज जो एक है हमारे पास, हम आने के बाद ही शुरू करें, जी। वो 20 लाख का प्रोजेक्ट था। अच्छा। जो हमने 20 लाख रुपए सैंक्शन करके वो वे ब्रिज, ये हमारा 2 साल का जो पीरियड था उसमें हम स्टार्ट करे हैं। और किसान खुश हैं कि जो उनको सही सही रेट भी मिल रहा है, इसलिए वो किसान। लेकिन हैदराबाद मार्केट कमेटी इस पर बिलखुसूस वो मलकपेट का जो गंज मार्केट है, वहाँ पे एक छोटा सा ये देखा गया कि वो जो प्याज का जो था, जब आप चार्ज ले रही थी उस टाइम पे, वो टाइम के वज़ीर आबपाशी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर हरीश राव ने वादा किया था लोगों से कि वो मुंतकिल करेंगे प्याज के और मिर्ची का जो मार्केट है उसके लिए अलग, उसकी उसमें वजह क्या हुआ कि वो तातुल का शिकार हो गया मसला? अभी ये प्याज की मार्केट पटनचेरू के करीब, वहाँ पर एक लाइन गवर्नमेंट से दी गई है, वहाँ पर शुरू करने के लिए ट्रेडर्स से भी मीटिंग्स लगाए, बातचीत करे, वो प्लेस भी देखे हुए हैं। और इंशाल्लाह साहब, ये हमारे मिनिस्टर हरीश राव साहब बता रहे थे कि इलेक्शन के बाद हम लोग वहाँ पर वो प्याज की मार्केट का वहाँ पर मुंतकिल करेंगे। तो यहाँ से जो प्याज का जो मार्केट है, तो शायद जगह बन जाएगी वहाँ पे, और वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड बढ़ जाएगा वहाँ पे। दूसरा क्या है कि जो शहरी सतह पे मतलब शहर के हुदूद में अमूमन फसल जो है, ज़राअत जो है शहरों के बाहर होती है, मगर अब थोड़ा सा आया है कि शहरी हुदूद में मज़ाफ़ात जो ग्रेटर हैदराबाद बड़ा हो गया, 60 किलोमीटर तक वसअत हो गई है, तो वो जो इलाक़ों में ज़राअत करने वालों के लिए कुछ फ़ायदा है, कुछ स्कीम, कुछ ऐसा मार्केट कमेटी की तरफ से है? मार्केट कमेटी की तरफ से स्कीम्स, वो लोगों को जो भी किसानों को ज़रूरत होती है, अद्वियात वगैरह, ऐसा वो लोगों को वो मुहैया किया जाता है। तो मतलब आप लोग अपनी तरफ से मुहैया करते हैं, कोई बगैर चार्ज किए उस पर? अब बगैर चार्ज के, लेकिन कम चार्ज पर। अच्छा, सब्सिडीज पे हम लोग लोगों को मुहैया करें। अच्छा। ये देखिए, तरकारी और फूड ग्रेन के जो सरकारी मार्केट हैं उसमें इजाफा क्यों नहीं हो रहा है? जैसे छोटी छोटी मार्केटें अगर बनती हैं इलाक़ों में, शहरी सतह पे, तो लोगों को उसका फ़ायदा होगा, तो उसमें इजाफे के लिए क्यों इक़दाम नहीं उठाए गए? इजाफा तो हो रहा है, आप देखिए जैसे हैदराबाद एग्रीकल्चर मार्केट है, इसके साथ जैसे बेगम बाज़ार में है, किशनगंज, उस्मानगंज और मिराला मंडी और मादानापेट मार्केट, फलकनुमा रईतु बाज़ार, यहाँ पर तरकारी हमारे किसान जो शहर के करीब में जो भी किसान हैं, वो लोग ख़वातीन वो लेकर आते हैं तरकारी और वहाँ पर लगाते हैं और अपना सुबह से शाम तक फ़रोख्त करते हैं और सही अच्छे से अच्छा रेट वो लोग हासिल करते हैं और खुशी खुशी वापस जाते हैं। और जो ये मार्केट लगाए जा रहे हैं, देखिए आप, हफ्तेवारी मार्केट जो हो चुका है, वो भी तो उससे ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले तो दूर दूर तक मार्केट्स को तरकारी के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब तो हर मकाम पर ये हफ्तेवारी होने से लोगों को, वो हमारे किसान जहाँ पर, वो लोगों को मालूम होता है कि मंडे कहाँ पर मार्केट लगता है, ट्यूसडे कहाँ लगता है, वेडनेसडे कहाँ, ऐसे प्रोग्राम्स लोगों को दिया जाता है। वो प्रोग्राम्स के तहत वो किसान वहाँ पर आते हैं, अपना फ़रोख्त करते हैं। हमारी बातचीत हैदराबाद ज़राई मार्केट कमेटी की फॉर्मर चेयरपर्सन, साबिक़ा चेयरपर्सन शाहीन अफरोज़ से चल रही है। हम इस बातचीत के सिलसिले को ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। ब्रेक के बाद
सियासत टीवी के आमने सामने प्रोग्राम में दोबारा आपका इस्तकबाल है। हम शाहीन अफरोज से अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। मार्केट कमेटियों से मुसलमान किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सबसे अहम सवाल है। मुसलमान मार्केट कमेटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने कई लोगों से हम मीटिंग लगाए और हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों से वो लोगों को भी बिज़नेस करने के लिए हमने आमदा किया। और हमारे मार्केट में जैसे फलकनुमा रायतो बाज़ार है, ये पूरा तकरीबन मुस्लिम एरिया है। और चार मीनार के पास जो मिराला मंडी है वो भी मुस्लिम एरिया है। और हम वहाँ पर मादाना पेट मार्केट में वो लोगों को हमने मीटिंग लगाकर ट्रेडर्स लाइसेंस लेने के लिए आमदा किया और कमीशन एजेंट्स भी लाइसेंस लेने के लिए आमदा किया, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए लाइसेंस की ज़रूर होती है उसके लिए। और कई लोग हमारे मीटिंग लगा के बात करने पे लाइसेंस लिए और छोटा बिज़नेस वो लोग शुरू किए हैं। इंशाल्लाह छोटे बिज़नेस होते हुए वो लोगों का बिज़नेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं मार्केट में देखती हूँ कि हमारे पास जो मलकपेटगंज मार्केट में जो ट्रेडर्स कमीशन एजेंट्स हैं, एक ट्रेडर करोड़पति है। वो लोगों का बिज़नेस करोड़ों में चलता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी कौम की भी हम खिदमत करें। हमेशा से ये सियासत से ही हमको ये तालीम दी गई है कि मुसलमानों की खिदमत करना चाहिए, कौम की खिदमत करना चाहिए। इसी तरीके से कौम की खिदमत का हम बिज़नेस के लिए वो लोगों को बताए हैं। और कई लोगों को मैं खुद ही चुकी हूँ ट्रेडर लाइसेंस के लिए। कम से कम उन लोग फ़ीस कम करा के, इतनी फ़ीस अपने मुस्लिम भाई नहीं बन सकते, इसीलिए कम करा के उन लोगों को कई लाइसेंस इशू करी। और बिज़नेस के लिए हमने उन लोगों को मीटिंग लगा के बताया है और बिज़नेस वो लोग शुरू भी किए हैं और दूसरे लोगों को भी वो लोग बिज़नेस करने के लिए आमदा किए हैं। मुनाफा बख्श तिजारत भी होती है। जी हाँ, मुनाफा बख्श तिजारत है ये। और ये तिजारत जो है बहुत अच्छी तिजारत है ये। ऐसा नहीं, बिज़नेस में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की बिज़नेस में कर सकता है। आप देखिए आजकल जो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की जो है वो बिज़नेस में बड़े से बड़ा कारोबार मतलब उसका तो इसमें फ़ायदा भी अच्छा फ़ायदा है, ऐसी बात नहीं है। इसमें कुछ नुकसान तो नहीं है लेकिन फ़ायदा ही है। तो इसमें हम बराबर है। और जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स के जॉब्स के लिए और हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जो है, वैसे भी मैं जब चेयरमैन थी तो मैं 2 लड़कियों को मैंने अपॉइंट किया है वहाँ पर कंप्यूटर पे जो ऑनलाइन वर्क होता है हमारा नाम का। तो वो लोगों को जहाँ तक हो सकती है कोशिश हम ज़रूर करते हुए आए हैं। आगे अभी अगर कुछ ऐसे मौके फराहम होंगे तो हम मुसलमान भाइयों बहनों और अपनी कौम के लिए खिदमत हम ज़रूर करें। आपकी जिम्मेदारी है वो तो, क्योंकि आपकी नुमाइंदगी एक मुस्लिम खातून नुमाइंदे की हैसियत से है, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। ग्रेटर हैदराबाद के कितने मार्केट और मंडियाँ ऐसी हैं जो हैदराबाद ज़राई मार्केट कमेटी के दायरे में आती हैं? हम हैदराबाद एग्रीकल्चर मार्केट में उस्मानगंज, किशनगंज, बेगम बाज़ार, मिराला मंडी, मादाना पेट मंडी और फलकनुमा रायतो बाज़ार, ये 7 मार्केट्स हैं जो हैदराबाद एग्रीकल्चर मार्केट्स के हैं। तो यहाँ पे जो भी रेटों का तयन हो, सामान आना हो, जो माल है, जो तरकारी ये फूड एंड ग्रेन है, तो ये सामान आना है तो पूरा ये आपके पास से सप्लाई होता है? जी हाँ, हमारे पास से ही सप्लाई होता है। तो शहरी हुदूद में एरिया बाज़ार का नज़रिया फ़रोग पा रहा है। इसमें हैदराबाद ज़राई मार्केट कमेटी का क्या रोल है? इसमें भी हम लोग बराबर हमारे तरफ से कोशिश जारी है कि जो हमारे पास देखिए किसान जो हैं, ख़वातीन भी हैं और मर्द भी हैं। मर्द जो हैं वो लाकर ये एरिया बाज़ार में लाकर, मेरे एक वही बोलना था कि आगे आपको कि जो उमूमन क्या हो रहा है कि वहाँ पे एरिया बाज़ार में एक लोकल आदमी को बिठा के वो लोग बेच रहे हैं, तो किसानों का जो सस्तात उनको बेचने का फ़रोख्त करने का मौका नहीं मिल रहा है। उस पर आपकी नज़र हैदराबाद मार्केट कमेटी क्यों नज़र? इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके किसान लाकर यहाँ पर वही लोग फ़रोख्त करें, वही किसान फ़ायदा उठाएं। ये तो हमारी कोशिश है। इस ख़वातीन को जहाँ तक हो सके, जो मर्द हजरात होते हैं वो लाके ऐसा डाल के दूसरों को देकर चले जाते हैं, जो लेकिन ख़वातीन जो होती हैं वो ख़वातीन वहीं पर बैठकर फ़रोख्त करके उससे फ़ायदा ज़रूर हासिल करती हैं। और हमारी कोशिश और भी मज़ीद है कि हम किसान ही लाकर
वहाँ पर बैठकर फरोख्त कर लें। कीमतों का जो तयन है, अब जो अमूमन देखा जाता है कि मादन्ना पेट मंडी है, अपना ये इसकी चार मीनार के करीब की जो मंडी है, मीर आलम मंडी है, वो मीर आलम मंडी में जो टमाटे आलू वगैरह का जो कीमत होती है वही कीमत पे ये एरिया बाज़ार में भी तरकारी वगैरह फ़रोख्त की जा रही है। तो इसके ऊपर नज़र रख के जो रेटों का जो कंट्रोल है वो करने का काम आप क्या नहीं कर सकते, हैदराबाद ज़राई मार्केट कमेटी? हाँ, कोशिश उसके लिए भी कोशिश चल रही है जी। इंशाल्लाह करेंगे। अभी तो जो मार्केट से भी अभी जो ये एरिया बाज़ार में है थोड़ा सा कम में ही कोशिश कर रहे हैं कि कम में मिले और हमारे अवाम को भी फ़ायदा हो। ये हमारी कोशिश तेलंगाना गवर्नमेंट का ये जो एरिया बाजार का जो कॉन्सेप्ट था वो उसका मतलब ये था कि रास्त किसान से डायरेक्ट जी हो और फिर वो जो कीमतों का जो वो है उस पर कंट्रोल हो। जी हो, बीच में कमीशन एजेंट्स ट्रेडर्स ना रहे, डायरेक्ट किसानों से हमारे अवाम तक तरकारी पहुंचे, किसानों का फायदा हो और हमारे अवाम का फायदा हो, यही हमारी कोशिश है। तो उसमें नहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कोताही हो रही है? आगे आगे जरूर होगा, उसके लिए कोशिश की जा रही है। ये हैदराबाद ज़राई मार्केट चेयरपर्सन की हैसियत से आपने काम किया, आपको क्या दुश्वारियां पेश आई इस दौर में, इस दरमियान में? शुरू में तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ा सा मैं महसूस कर रही थी कि मैं इतनी बड़ी मार्केट है ये, इसका टर्नओवर ईयरली 11 करोड़ है, मैं ये कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे तो कुछ ऐसी दुश्वारियां पेश नहीं आई कि मैं आसानी से काम की, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा किसानों को बुलाकर, ट्रेडर्स को बुलाकर, उनको बुलाकर जब हम लोग मीटिंग्स लगा लेते थे उसके लिए बातचीत से करती थी, आसानी से ये मसला वो, क्योंकि हम लोगों को शुरू से भी यहाँ पर सियासत में सिखाया गया था कि फैमिली काउंसलिंग सेंटर, फैमिली काउंसलिंग में भी हम लोग कई केसेस में काउंसलिंग ही तो करते थे कि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसा है। तो वहाँ पर भी मुझे ये वहाँ पर बहुत कारामद साबित हुआ। सियासत में जो ट्रेनिंग ली वहाँ पर मुझे कारामद साबित हुई कि वहाँ पर मैं ट्रेडर्स और किसानों को और कमीशन एजेंट्स को बुलाकर बात करती थी, उन लोगों के जो मसले होते थे आसानी से हल हो जाते थे, मेरे को किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। और एक बात ये मैं कहना चाहूँगी कि दूसरे कई तेलंगाना स्टेट में कई मार्केट्स में हरीश राव साहब मिनिस्टर साहब के पास कई कंप्लेंट्स आए, लेकिन मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि जब तक मैं 2 साल मार्केट में काम करी हूँ, एक खातून होने की हैसियत से भी ये कहती हूँ कि मेरी एक कंप्लेन आप मालूम कर ले सकते हैं हर कोई कि एक भी कंप्लेन मेरी हरीश राव साहब के पास नहीं आई। साहब मुझे बताएं कि अफरोज़ आप एक खातून होते हुए भी बहुत अच्छा काम किया, इंशाअल्लाह ताला अगर फिर मौका मिलेगा तो हम आपको ज़रूर फिर हम ये पोस्ट देंगे। ये हरीश राव साहब के अल्फाज हैं मेरे लिए। अच्छा, ये बोलिए कि सियासी दबाव में आपने कभी काम किया 2 साल में? पॉलिटिकल प्रेशर है, कोई इनो आया वो रहता है, आप तो पुराने शहर में थी। ये तो ऐसा है, मेरा काम तो अच्छा सीधा काम था, कुछ ऐसे कुछ कंप्लेन नहीं थे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, मैं किसी को कुछ वो नहीं करती थी, मुझे तो ऐसा कोई दुश्वारियां पेश नहीं आए। सियासी दबाव भी मेरे लिए ऐसा कुछ दबाव मुझे नहीं था। ठीक है, हालांकि मेरे को और सपोर्ट ही था। अच्छा, लेकिन मुझे कोई सियासी ऐसा दबाव मुझे नहीं। तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर गया, नया तकर्रुर, चेयरमैन का तकर्रुर अभी नहीं, इसमें इसकी वजह क्या है, ताखिर की वजह क्या है? अभी इंशाल्लाह अभी इलेक्शंस आए, असेंबली इलेक्शंस आए, पार्लियामेंट इलेक्शंस आए और दूसरे एमपीटीज ये इलेक्शंस आए। इंशाल्लाह अभी चेयरमैन्स के तकर्रुर हुए हैं और होने वाले भी हैं। इंशाल्लाह ये हो जाएगा मिनिस्टरों का, तो उसके बाद चेयरमैन्स का मौका आएगा। तो शायद वो आपकी रुकनियत साजी मुहिम भी चल रही है पार्टी जी की। हाँ, जी हाँ। तो सियासी सरगर्मियाँ के साथ आप समाजी काम भी अंजाम देती हैं, सियासी और समाजी सरगर्मियाँ एक साथ आप चाहे वो करती हैं, तो सियासत के नाजरीन को आप अपनी ये सियासी और समाजी सरगर्मियों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाएं। नाजरीन की खिदमत में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सियासत से वाबस्ता कई सालों से रह चुकी हूँ। एक माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम जो सियासत का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं एक फाउंडर हूँ, यानी कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम हम लोग ही मिलकर ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब के साथ, साहब प्रेसिडेंट थे, हम लोग ने रजिस्ट्रेशन करवा कर वो काम शुरू किया था। जैसे सियासत में हम ये माइनॉरिटी डेवलपमेंट में हम लोग बहुत सारे काम किए हैं, जैसे दूबदू प्रोग्राम्स। पहले तो दूबदू प्रोग्राम शादियों में बच्चियों के कई दुश्वारियां पेश आती थी, जिस पे
जो ये प्रोग्राम साहब रखे हैं, दूबदू प्रोग्राम का जाहिद अली ख़ान साहब और हमारे ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब जो रखे हैं, कि कई लड़कियां हमने देखा है कि कई साल हो जाते थे, लड़कियों की शादी की उम्र हो जाती थी लेकिन शादियां नहीं हो पाती थी। कई माएँ बहुत परेशान हाल रहती थी और ऐसी कुछ मीटिंगों में साहब लोगों से ऐसा मुलाकात हुई तो कई तकलीफ़ ज़ाहिर किए वो लोग, शादियों के लिए हमको ये मदद करिए। ऐसे ये सब सुनकर ये तय पाया कि दूबदू प्रोग्राम रखें। ये प्रोग्राम दूबदू प्रोग्राम जो था वो फ्री प्रोग्राम था, हम लोग सब फ्री सर्विस देते थे उसके लिए। उससे और सबसे बड़ा मुश्किल था कि लेन देन, डॉरी, इसमें कई वो होता था। जब जब मीटिंग्स लगाते थे, अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाया जाता था यहाँ पर, मीटिंग्स लगाते थे, तो लेन देन के लिए जो ख़त्म किया, लेन देन का जो वो था ख़त्म करें, जो सोच थी वो हो गए, ख़त्म हो गई। तो इसमें क्या हुआ, कई लड़कियों की शादियां आसानी से होने लगे। और दूबदू प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें आमने सामने लड़का और लड़की वाले मिलते थे, वो प्रोग्राम तय पाता था। लड़की की शादी होना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि माँ बाप के लिए एक जो बगैर शादीशुदा लड़की उनके पर रहती है तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना। बोझ तो नहीं रहती मगर उनके सीने पे एक बोझ रहता है। सीने पर एक बहुत बड़ा जी, बोझ होता है। और समर कैंप्स भी हम लोग यहाँ पर सियासत से करे हैं। समर कैंप में कई ख़वातीन बहुत फ़ायदा उठाए हैं, जैसे टेलरिंग सेंटर है, ब्यूटिशंस है और फोटोग्राफी, ड्राइंग, कई प्रोग्राम सीखे हैं। वो अपने पैरों पर ठहरे हुए हैं और आज काम वो कर रहे हैं। और तहे दिल से हमारे जाहिद अली ख़ान साहब और ज़हीर अली ख़ान साहब को दुआएं देते हैं। और तो कुछ हम सियासत को तो दे नहीं सकते, लेकिन दुआएं हम लोग ज़रूर देते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर भी चलाया जाता था। जो फैमिली में प्रॉब्लम्स होते थे तो हम लोग उनको, ताजुद्दीन साहब के हमारे वो थे साहब, काउंसलिंग करते थे, हम लोगों को बुलाते थे, काउंसलिंग करते थे, सेटलमेंट करते थे। देखिए, अगर एक केस अगर पुलिस स्टेशन जाता है, कोर्ट में जाता है, तो वो केस, वो रिश्ता टूट जाता था, बिखर जाता था। तो उसको क्या करते थे कि काउंसलिंग में बुलाकर बातचीत करके 90% कंप्रोमाइज़ करते और जैसे ये पुलिस स्टेशन को ना जाए, कोर्ट को ना जाए, ऐसे काउंसलिंग करके कई हज़ारों केसेस एज़ पर फाइल्स, कम से कम मैं जहाँ तक मैं माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम की ट्रेजरर रह चुकी हूँ, 3000 केसेस तो हम लोग किए हैं। तो जो कंप्रोमाइज़ 90% हम लोग किए हैं। आपके ओल्ड एज होम वगैरह भी चलते हैं? हाँ, इसके साथ ही साथ अभी भी हमारे पास प्रोग्राम्स चलते हैं। ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम और स्वादार होम और ऑर्फन्स होम, ये भी हमारे पास प्रोग्राम चलते हैं। ओल्ड एज होम में भी देखिए, मैंने साहब से कई मरतबा, जाहिद अली ख़ान साहब से भी मैं बार बार साहब को बोलती थी, साहब ओल्ड एज होम हम शुरू करेंगे, ओल्ड एज होम शुरू करेंगे। और साहब शुरू भी किए। कि इसमें देखिए कि बहुत मुश्किलात और तकलीफ़ से कहना पड़ता है कि अपने पेरेंट्स को ले जाकर एक ओल्ड एज होम में न, लेकिन कई प्रॉब्लम से ले जाकर वो लोगों को रोडों पे छोड़ देते, ऐसा करते। तो कई लोगों को हमने, ख़वातीन को ओल्ड एज होम में रख कर उनको हर एक मौका फ़राहम किया। उनका खाना, कपड़ा, रहना, दवा वगैरह फ्री सर्विस देते हैं। जो हमारे पास ओल्ड एज होम चलता है, मियाँपुर पे है हमारा ओल्ड एज होम, उसमें हम लोग ओल्ड एज वालों को भी फ्री सर्विस देते हैं। और हमारा एक स्वाधार होम है, जो स्वाधार होम में ऐसे लड़कियां आती हैं कि जिसके माँ बाप नहीं होते, जो बेसहारा होते हैं, उनको घरों में काम करने के लिए रखा जाता है। और वहाँ पर जो लोग होते काम करा लेते हैं, उन लोगों को हर तरह की तकलीफ़ देते हैं, मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। ऐसे पे कई पड़ोसी लोग उनको ले जाकर पुलिस स्टेशन पर रेफ़र करते हैं। तो पुलिस स्टेशन वाले क्या करते हैं, वो लड़की को ऐसे कुछ गवर्नमेंट से भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जैसा स्टेट होम है, स्वाधार होम है, उज्ज्वला प्रोजेक्ट है, वो लड़कियों को वहाँ पर स्वाधार होम में रखते हैं और लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे टेलरिंग है, ब्यूटिशन है और सेक्रेटरी प्रैक्टिस है, वो लोग नर्सिंग ट्रेनिंग है। जो वो लड़की वो कहती है कि मैं ये पढ़ना चाहूँगी, मैं ये ट्रेनिंग करना चाहूँगी, जो उनकी ख्वाहिश रहती है उस पर लोगों को वो ट्रेनिंग दी जाती है, उनको रिहैबिलिट किया जाता है। उनको कम से कम मिनिमम 8000 सैलरी जब वो कमाने के काबिल होती हैं, तो वहाँ से वो स्वाधार हमसे उनको डिस्चार्ज किया जाता है। जी, ये थी
शाहीन अफरोज़, हैदराबाद ज़राई मार्केट कमेटी की साबिक़ चेयरपर्सन और टीआरएस पार्टी की सीनियर क़ायद, जो मार्केट कमेटी के अलावा अपनी सियासी और समाजी सरगर्मियों पर रोशनी डाल रही थी, हमसे बात कर रही थी। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आप दोबारा आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।